Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर. Co-presented by Muthoot Finance. Gold Loan. सोना क्या नहीं कर सकता. Co-powered by Mongia Steels. Steel का बादशाह. In association with JK Smart Tire. Save fuel, stay safe. Dr. Ortho Ayurvedic Oil एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा. मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ. PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. सभी पशुपालकों की पसंद, देश का नंबर 1 कपिला पशु आहार. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज शुरुआत एक क्विज से करते हैं। भारत में अपने आप को धर्मनिरपेक्ष नेता दिखाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो उसका सबसे अच्छा तरीका है सनातन धर्म का अपमान करना। हमारे देश की राजनीति में अब यह मान लिया गया है कि अगर कोई सनातन धर्म का अपमान करता है तो वो असली धर्मनिरपेक्ष है। यही धर्मनिरपेक्षता का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है। और आज तमिलनाडु की विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने भी एक बार फिर कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि विधानसभा में जब सनातन धर्म का खुलेआम अपमान हो रहा था, तब नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय चुपचाप ये सब कुछ देख रहे थे। बाद में उन्होंने अपने भाषण में एक बार भी इस बयान पर आपत्ति नहीं जताई, जो कि उन्हें जतानी चाहिए थी। क्या ये लोग इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करके इस्लाम धर्म या ईसाई धर्म का अपमान करने की हिम्मत रखते हैं? हिंदुओं के अपमान पर देश में इस चुप्पी को आज हम डिकोड करेंगे। आज ही हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन खबर यह नहीं है। खबर यह है कि इस बार असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, हमारी और आपकी सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। इन राज्यों में घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी लगातार बदल रही थी और भारत की सुरक्षा भी खतरे में पड़ी हुई थी। आज हम आपको दिखाएंगे कि भारत के बॉर्डर स्टेट्स में एक राष्ट्रवादी और निर्णायक सरकार का होना जरूरी क्यों है। और आखिर में आपको यह दिखाएंगे कि कैसे ममता बनर्जी के भ्रष्ट मंत्रियों के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी सरकार के एक मंत्री को नौकरियों के घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। आज आप देखिए कि भर्ती परीक्षा में 0 नंबर पाने वाले उम्मीदवारों को भी सरकारी नौकरी पश्चिम बंगाल में मिल जाया करती थी, और इस परीक्षा में अच्छे नंबर लाने वाले जो काबिल उम्मीदवार होते थे वो नौकरी की लिस्ट से बाहर हो जाते थे। ये है पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, जो अब जा चुकी है। लेकिन सबसे पहले आपके सामने एक बड़ा विषय हम उठाना चाहते हैं। क्या भारत में सनातन धर्म और हिंदुओं का अपमान करना अब सबसे आसान काम बन गया है? जिसे भी धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, वो सबसे पहले सनातन धर्म का अपमान कर देता है और पूरा देश चुपचाप इसे सह लेता है। आज हम भारत के 100 करोड़ हिंदुओं से ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में बार बार सनातन को मिटाने की धमकी खुलेआम दी जाती है, लेकिन विपक्ष के नेता इस पर ऐसे खामोश हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसे सिर्फ हेट स्पीच कहकर खत्म कर दिया जाता है। DMK के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर से सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया है। तमिलनाडु की विधानसभा की पहली ही बैठक में वहां पर विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए इसे खत्म कर देना चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि उदयनिधि ने यह बयान विधानसभा के अंदर तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के सामने दिया, उनकी मौजूदगी में दिया। जिस विधानसभा में संविधान की शपथ ली जाती है, जहां सभी धर्मों के सम्मान की बात होती है, उसी विधानसभा में खुलेआम सनातन धर्म का नाम लेकर उसे मिटाने की चेतावनी दी गई। हमारे देश में लगभग 100 करोड़ लोग सनातन परंपरा और हिंदू धर्म को मानते हैं, और उसी धर्म को लेकर विधानसभा के अंदर
ये बयान आज दिया गया है जो बहुत ही आपत्तिजनक है। தமிழ்நாட்டுடைய உரிமைகளுக்காகவும் வளர்ச்சிக்காகவும் நாம எல்லாரும் சேர்ந்து ஒன்னா பயணிப்போம். எது எப்படி ஆனாலும் திராவிட இயக்கத்தினுடைய அடிப்படை கொள்கைப்படி எல்லோருக்கும் எல்லாம் கிடைக்கிறதை உறுதி செய்கின்ற வகையில எதிர்க்கட்சி வரிசையில இருந்து நாங்கள் நிச்சயம் செயல்படுவோம். நடந்து முடிந்த தேர்தலில் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை ஆளுங்கட்சிக்கு மக்கள் வழங்காமல் போனாலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துடைய தலைமையில் தேர்தலை சந்திச்சு வென்ற தோழமை இயக்க சட்டமன்ற உறுப்பினருடைய ஆதரவோடு ஆட்சி அமைத்திருக்கக்கூடிய புதிய அரசிற்கும் மாண்பு முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை நான் மீண்டும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் பேரவை துணைத் தலைவர் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றி. உங்களுடைய பணிகள் சிறக்கட்டும். மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு. மக்களை பிரிக்கும் சனாதானம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். तो उन्होंने अपना राजनीतिक भाषण दिया, कहा कि हम नई सरकार का पूरा समर्थन करेंगे, हम तो तमिलनाडु के लोगों के लिए काम करते हैं। अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही और आखिर में कहा कि सनातन धर्म लोगों को बांटता है, इसलिए सनातन को ख़त्म कर देना चाहिए। और नए मुख्यमंत्री जो हैं जोसेफ विजय, वो ऐसे करके उनका धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा अभी आप देखिएगा, उन्होंने ऐसे इस प्रकार से धन्यवाद किया। उदयनिधि ने अपना ये पूरा भाषण तमिल भाषा में दिया है। शायद आपको उनके बयान का ये मतलब ठीक से समझ में ना आया हो, हालांकि हमने उसका पूरा रूपांतर यहाँ दिया है। उन्होंने दो बड़ी बातें कही अपने भाषण के आखिर में। पहली बात, सनातन धर्म लोगों को बांटता है, और दूसरा, सनातन धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बयान उस तमिलनाडु में दिया गया जहाँ लगभग 87% हिंदू हैं और सिर्फ 6.12% ईसाई यानी क्रिश्चियन हैं। ये ब्रेकअप है तमिलनाडु की आबादी का। 87% हिंदू यहाँ पर रहते हैं। जोसेफ विजय तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं। हमारे लोकतंत्र की सुंदरता को आप देखिए, मैं दोबारा से आपको वो ग्राफ दिखाता हूँ, वो आंकड़ा दिखाता हूँ। ये हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है, ये हमारे हिंदू धर्म को मानने वालों की धर्मनिरपेक्ष भावनाएं हैं। देखिए हिंदू कितने धर्मनिरपेक्ष हैं। जिस राज्य में 87% हिंदू रहते हैं, उन्होंने एक ईसाई नेता को चुनकर भेजा है और नया मुख्यमंत्री तमिलनाडु का बना दिया। जोसेफ विजय उनका नाम है। वो पहले ईसाई मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के जहां 87% हिंदू रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का इससे बड़ा उदाहरण आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तमिलनाडु के हिंदुओं ने जोसेफ विजय को वोट देने से पहले उनका धर्म नहीं देखा। उन्हें यही उम्मीद रही होगी कि जोसेफ विजय उनके सनातन धर्म और आस्था का भी उतना ही सम्मान करेंगे जितना बाकी धर्मों का करते हैं। लेकिन आज विधानसभा में जोसेफ विजय का रवैया देखकर तमिलनाडु के हिंदुओं को बहुत निराशा हुई होगी। देश के हिंदुओं को तो हुई है। विधानसभा की तस्वीरों में आपने ध्यान दिया होगा कि जब उदयनिधि ने सनातन को खत्म करने वाली अपनी बात पूरी की, तब जोसेफ विजय ने विरोध करने की बजाय ऐसे उन्हें नमस्कार किया, उनका धन्यवाद किया। आज हम तमिलनाडु के पहले ईसाई मुख्यमंत्री जोसेफ विजय से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर इसी तरह ईसाई धर्म या मुस्लिम धर्म को खत्म करने की बात की जाती, इस्लाम धर्म को खत्म करने की बात विधानसभा में कोई कह देता, अगर आज कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता विधानसभा में तमिलनाडु की कि ईसाई धर्म को खत्म कर देना चाहिए, या कोई नेता खड़ा होकर यह कह देता कि इस्लाम धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तो भी क्या जोसेफ विजय ऐसे ही खामोश रहते? जोसेफ विजय ने जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसमें सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार की बात कही जाती है। उन्होंने खुद कहा था वो सबके मुख्यमंत्री हैं। लेकिन उदयनिधि के बयान का विरोध न करके क्या उन्होंने अपनी उस शपथ को तोड़ नहीं दिया है? और क्या जोसेफ विजय ने अपने राज्य के 87% हिंदुओं का अपमान किया है, उन्हें निराश भी किया है, जिन्होंने वोट देकर उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री बनाया? उदयनिधि के बयान के बाद नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने सदन में अपना पहला भाषण दिया। जोसेफ विजय चाहते तो अपने इस भाषण में उदयनिधि के बयान का विरोध कर सकते थे। वो कह सकते थे कि उदयनिधि ने जो बात कही है मैं उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं ये होने नहीं दूंगा। जोसेफ विजय ने आज कहा कि सदन में सभी एक समान है और एक सदस्य वाली पार्टी का भी उतना ही महत्व है जितना खुद उनकी पार्टी टीवीके का है।
लेकिन आज जोसेफ विजय ने सनातन धर्म के अपमान पर खामोश रहकर हिंदुओं के साथ एक सौतेला बर्ताव किया है, जो भारत के एक मुख्यमंत्री से कभी भी उम्मीद नहीं की जाती। आपको आज की एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, जब जोसेफ विजय चेन्नई में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दफ्तर में जाकर उनके नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। ये पार्टी मुसलमानों के हित की बात करती है। इस्लाम के आधार पर यह गठन इस पार्टी का हुआ है और इसके 2 विधायक इस समय जोसेफ विजय की सरकार में शामिल हैं। तस्वीरें साथ साथ चलती जा रही हैं। अब सवाल यह है कि क्या जोसेफ विजय जानबूझकर उदयनिधि के बयान पर खामोश हैं और उसे अनदेखा कर रहे हैं? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद 11 मई को जोसेफ विजय ने पूर्व मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन से भी मुलाकात की थी उनके घर जाकर। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और उदयनिधि एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि पुराने दोस्त हैं। जोसेफ विजय की तरह राजनीति में आने से पहले उदयनिधि खुद भी फिल्मों में काम करते थे और वो भी एक एक्टर थे। ये दोनों ही एक्टर्स थे। वर्ष 2008 में जोसेफ विजय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था कुरुवी और इस फिल्म के प्रोड्यूसर खुद उदयनिधि थे। और इस समय सोशल मीडिया पर इन दोनों की पुरानी तस्वीरों की काफी चर्चा हो रही है, जो इस समय आपकी स्क्रीन पर भी हैं। ये दोनों पुराने दोस्त रहे हैं, पुराने सहयोगी रहे हैं। इनकी बहुत सारी एक साथ तस्वीरें आपको मिल जाएंगी। अब आपको यह बताते हैं कि उदयनिधि ने अपना यह बयान विधानसभा में ही क्यों दिया। संविधान के आर्टिकल 194 के मुताबिक विधायकों को सदन में भाषण देने पर विशेष संवैधानिक सुरक्षा मिलती है। इसका मतलब है कि विधानसभा के अंदर दिए गए भाषण के लिए किसी भी विधायक के खिलाफ अदालत में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसे संविधान में विशेष अधिकार कहा जाता है और ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी विधायक बिना किसी डर के विधानसभा में अपनी बात कह सके, सरकार की आलोचना कर सके और खुलकर जनता के मुद्दों को उठा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई विधायक सदन के अंदर अब कुछ भी बोल सकता है, किसी भी धर्म का अपमान कर सकता है और उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो आज हम इस बयान पर घोर आपत्ति जताते हैं और हम ये भी कहना चाहते हैं कि नए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को इस बयान पर तुरंत आपत्ति जतानी चाहिए थी। विधानसभा में जो स्पीकर हैं उन्हें उदयनिधि के इस भाषण से इस अंश को डिलीट कर देना चाहिए था और उस समय यह मुद्दा बनना चाहिए था। इसके बारे में बात होनी चाहिए थी कि इस प्रकार का अपमान सनातन धर्म के लिए स्वीकार नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हिंदी में कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, जिसका मतलब है कि सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी घमंड और अकड़ बाकी रह जाना। यह कहावत 48 वर्ष के उदयनिधि स्टालिन पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे कि सनातन को खत्म करने के चक्कर में उन्होंने अपनी ही पार्टी को खत्म कर दिया। इस चक्कर में वो अपनी पार्टी डीएमके और अपने पिता एम.के. स्टालिन का राजनीतिक भविष्य ही खत्म कर रहे हैं। सनातन को मिटाने का सपना देखते देखते इस बार डीएमके तमिलनाडु की सत्ता से बाहर हो गई। 2021 के चुनाव में डीएमके ने 133 सीटें जीती थीं और 37% वोट शेयर के साथ उन्होंने अपनी सरकार बनाई थी और उदयनिधि के पिता एम.के. स्टालिन तब मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन इस बार डीएमके सिर्फ 59 सीट और 24% वोट शेयर पर सिमट गई। यानी डीएमके को 74 सीटों का नुकसान हुआ, 74 सीटें कम मिली और वोट शेयर भी उनका 13.5% कम हो गया। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार भी चली गई और एम.के. स्टालिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी। लेकिन उदयनिधि को शायद अब भी इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि आखिर तमिलनाडु में उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आज हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती क्या थी। वर्ष 2023 में भी उदयनिधि ने ऐसे ही सनातन धर्म को लेकर एक अपमानजनक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सनातन धर्म डेंगू, मलेरिया, बुखार और कोरोना जैसी चीज है जिसे खत्म कर देना चाहिए। उनके इस बयान से सनातन को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि सनातन ऐसे किसी के कहने पर खत्म नहीं हो सकता। लेकिन तमिलनाडु के लगभग 6 करोड़ हिंदुओं ने डीएमके को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया और अपना जवाब इन्हें दे दिया। इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि ऐसी हेट स्पीच समाज में भेदभाव और सामाजिक तनाव को बढ़ाती है। यह संविधान की उस मूल भावना के भी खिलाफ है
जो अलग अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों को हमारी सबसे बड़ी ताकत मानती है। उदयनिधि क्या दूसरे किसी धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने की हिम्मत दिखा सकते हैं? आज हमारी चुनौती है। क्या वो इस्लाम धर्म के बारे में इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? क्या वो ईसाई धर्म के बारे में ऐसी अपमानजनक बात कह सकते हैं? क्या वो ये हिम्मत रखते हैं कि एक बार कहकर दिखा दें कि ईसाई धर्म को खत्म कर देना चाहिए? है हिम्मत? नहीं कर पाएंगे। लेकिन सनातन धर्म के बारे में वो बार बार बोलते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सनातन धर्म को मानने वाले लोग बहुत सहनशील हैं। ये सिर्फ सनातन धर्म की खूबसूरती है कि इसे मानने वाले लोग ऐसे बयानों को अक्सर सह जाते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, और शायद इसी का फायदा उदयनिधि जैसे नेता आज भी उठा रहे हैं। और ऐसे नेताओं को असल में यह लगता है कि जब जब वो हिंदू धर्म का अपमान करेंगे, जब जब वो सनातन धर्म का अपमान करेंगे, तो दूसरे धर्मों के लोग खुश हो जाएंगे। वो समझते हैं कि सनातन धर्म का अपमान करना एक प्रकार से धर्मनिरपेक्षता का सर्टिफिकेट लेने के बराबर है। अब हम आपको सनातन धर्म पर कांग्रेस और राहुल गांधी का दोहरा चरित्र भी आज जरूर दिखाना चाहते हैं। कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तमिलनाडु सरकार में शामिल है। जोसेफ विजय खुद सनातन को खत्म करने के बयान का ना तो विरोध कर रहे हैं, ना ही इस पर कोई एक्शन ले रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी भी इस मुद्दे पर खामोश होकर मुख्यमंत्री जोसेफ विजय का ही एक प्रकार से साथ दे रहे हैं। राहुल गांधी ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव उदयनिधि की पार्टी डीएमके के साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस और डीएमके की विचारधारा एक जैसी है। हालांकि यह अलग बात है कि अब कांग्रेस और डीएमके एक साथ नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का काम डीएमके जैसी पार्टियों को आउटसोर्स कर दिया है। यानी जो काम पहले कांग्रेस किया करती थी, वही काम अब डीएमके कर रही है, उसके और सहयोगी दल कर रहे हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस इस समय जोसेफ विजय के साथ तो हैं, लेकिन सनातन का विरोध करने के लिए कांग्रेस के नेता उदयनिधि का साथ दे रहे हैं। यानी जोसेफ विजय की सरकार में होने के बावजूद कांग्रेस विचारधारा के नाम पर उदयनिधि के सनातन विरोधी बयानों के साथ खड़ी है। आज कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि तमिलनाडु चुनाव में बीजेपी की हार का मतलब है सनातन धर्म की हार। Edappadi is out, that means Narendra Modi is out, that means Sanatan Dharma in Tamil Nadu is already out. It will not prosper in Tamil Nadu. Tamil Nadu is far ahead of all these things, you know. In the name of religion, I don't think one can speak over in Tamil Nadu. What the Honorable ex-Deputy CM had spoke is also right. And Tamil Nadu will not take up the Sanatan Dharma anytime, that is for sure. तो एक तरफ तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दी जा रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने अपने पर्सनल ज्योतिषी और आध्यात्मिक सलाहकार रिकी राधन पंडित को अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में OSD यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्त कर लिया है। और इन्हीं ज्योतिषी जी ने एक साल पहले तमिलनाडु में जोसेफ विजय की जीत की भविष्यवाणी की थी। रिकी पंडित को जोसेफ विजय का बहुत करीबी माना जाता है और जोसेफ विजय ने उन्हें अपनी पार्टी TVK का प्रवक्ता भी बनाया था। और अब उन्होंने अपने इसी ज्योतिषी को अपने ही दफ्तर में मुख्यमंत्री के कार्यालय में OSD नियुक्त कर दिया है। उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु में सनातन को खत्म करने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन आज से लगभग 1000 वर्ष पहले इसी दक्षिण भारत से महान चोल राजवंश का उदय हुआ था। चोल राजाओं ने लगभग 430 वर्षों तक शासन किया था और सनातन धर्म को दक्षिण भारत से लेकर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और कंबोडिया तक पहुंचा दिया था। आप मानचित्र पर देखिए कहां कहां चोल साम्राज्य का उसके जो पद चिन्ह थे वो कहां कहां पर थे। वैसे हमारे देश के इतिहास में उदयनिधि स्टालिन जैसे कई राजनीतिक परिवार आए और चले गए। कई परिवार आए और सनातन धर्म को खत्म करने का सपना देखते देखते खुद ही खत्म हो गए। सनातन धर्म लगभग 5000 वर्ष पुराना है और इसे दुनिया का सबसे सहनशील धर्म भी माना जाता है। तो क्या हिंदुओं की इसी सहनशीलता की सजा उन्हें आज दी जा रही है इस राजनीति में? अब एक और खास बात देखिए, तमिलनाडु में जोसेफ विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब भारत में 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से अल्पसंख्यक समुदाय के 7 मुख्यमंत्री हो गए हैं।
यानी सारे मुख्यमंत्रियों में से लगभग 23% मुख्यमंत्री आज भारत में अल्पसंख्यक हैं, जबकि वर्ष 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 19% है। तो अल्पसंख्यकों की आबादी भारत में है 19%, लेकिन अल्पसंख्यक वर्ग के मुख्यमंत्रियों की अगर परसेंटेज हम निकालें तो वो बैठती है 22.5%। जोसेफ विजय को मिलाकर अब पूरे देश में 4 मुख्यमंत्री ईसाई धर्म से आते हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री CK सांगमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री पुलाल दुहोमा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ईसाई समुदाय से आते हैं। जबकि भारत में ईसाइयों की आबादी सिर्फ 2% है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं 4। इनके अलावा हमारे देश में एक सिख मुख्यमंत्री भी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान। देश में सिखों की आबादी भी लगभग 2% है। हमारे देश में एक बौद्ध मुख्यमंत्री भी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बौद्ध हैं। भारत में बौद्ध आबादी लगभग 1% है। देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम है, जिनकी आबादी लगभग 14% मानी जाती है। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इस समय इकलौते मुस्लिम मुख्यमंत्री हैं। लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं, जिनमें से 49 सांसद अल्पसंख्यक समुदाय से हैं और अलग अलग राज्यों में कुल 255 विधायक आज भी हमारे देश में मुस्लिम समुदाय से हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो आज भी भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाते हैं। लेकिन आप देखिए हमारे देश में जो रिप्रेजेंटेशन है अल्पसंख्यकों का वो कैसा है। अब आपको बताते हैं कि पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों की राजनीतिक भागीदारी कैसी है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है। 2023 की जनगणना के मुताबिक वहां अल्पसंख्यकों की कुल आबादी लगभग 4% है। पाकिस्तान में हिंदू लगभग 2% और ईसाई लगभग 1% है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, लेकिन एक भी मुख्यमंत्री वहां अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। पाकिस्तान की संसद में अल्पसंख्यकों के लिए 336 में से 10 सीटें रिजर्व्ड हैं, सिर्फ 10, यानी सिर्फ 3% सीटें ही अल्पसंख्यकों के लिए हैं। बांग्लादेश में राज्य और मुख्यमंत्री की व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां की संसद में 350 सीटें हैं और इस साल हुए चुनाव में सिर्फ 4 सांसद ही अल्पसंख्यक समुदाय से चुने गए हैं, ओनली 4। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 8% के आसपास है और हिंदू वहां सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है, लेकिन वहां की संसद में सिर्फ 2 हिंदू सांसद हैं। अब जोसेफ विजय के सामने सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को पूरा करना। यह भी एक गंभीर समस्या है जो देश के हर राज्य को एक न एक दिन इसका सामना करना पड़ेगा। तमिलनाडु आज हमारे देश का सबसे कर्जदार राज्य है, जिस पर सबसे ज्यादा लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जोसेफ विजय अपने चुनावी वादों को पूरा करने के लिए पैसा लाएंगे कहां से। कुछ आंकड़े देखिए। जोसेफ विजय ने जो वादे किए उन्हें पूरा करने के लिए हर साल लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी, जबकि तमिलनाडु सरकार की एक साल की कुल आमदनी ही लगभग 3,30,000 करोड़ रुपए है। तो इसमें से 1 लाख तो आप सिर्फ वादे पूरे करने के लिए निकाल लीजिए, यानी राज्य की कुल आमदनी का लगभग 1/3 हिस्सा सिर्फ चुनावी वादों को पूरा करने में चला जाएगा। अब इन वादों पर नजर डालिए। नई जो दुल्हन है, जिन लड़कियों की नई नई शादी होगी, उन्हें हर दुल्हन को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा। हर बच्चे के जन्म पर उसे सोने की अंगूठी दी जाएगी। तमिलनाडु में हर साल लगभग 8.4 लाख बच्चों का जन्म होता है। इसके अलावा राज्य में बड़ी संख्या में शादियां भी होती हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और यह तब होगा जब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। जितनी बार आप सोना खरीदेंगे, आप समझ लीजिए आप देश को नुकसान करेंगे। हर परिवार को साल में 6 LPG सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, जबकि LPG सिलेंडर्स की कमी आने वाले समय में हो सकती है ईरान युद्ध की वजह से। स्कूल जाने वाले बच्चों की माओं को हर बच्चे के लिए हर साल 15,000 रुपये दिए जाएंगे ताकि बच्चे स्कूल जाना ना छोड़ें। ये इंसेंटिव है, यानी अगर किसी महिला के 3 बच्चे हैं तो उसे हर साल 45,000 रुपये मिलेंगे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे और बेरोजगार ग्रेजुएट युवाओं को हर महीने 4,000 रुपये मिलेंगे। कृषि मजदूरों को हर साल 10,000 रुपये मिलेंगे और किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज के छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस, लोन और छात्रवृत्ति जैसी कई और नई घोषणाएं की गई हैं। जोसेफ विजय के घोषणा पत्र में कई वादे सामाजिक तौर पर बड़े आकर्षक दिखते हैं, लेकिन आर्थिक तौर पर उन्हें लागू करना बहुत मुश्किल काम होगा।
सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इतना पैसा आएगा कहां से। सोने की कीमतें लगातार तेजी से बढ़ रही हैं, सोने की कमी हो रही है। ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। तेल और गैस सप्लाई को लेकर बहुत बड़ी चुनौती हमारे देश के सामने है। ऐसे में हर परिवार को हर साल 6 LPG सिलेंडर आप कहां से लाकर देंगे। अब जरा तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति देखिए। तमिलनाडु पर लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है। वर्ष 2020 में तमिलनाडु पर लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था 2020 में। 2021 में बढ़कर 7 लाख करोड़ हो गया। 2024 में यह कर्ज बढ़कर 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया और आज तमिलनाडु का कर्ज उसकी GDP का 26% हो चुका है। 2023 में तमिलनाडु की आमदनी 2,64,000 करोड़ रुपए थी, जो 2025 में बढ़कर 3,31,000 करोड़ रुपए हो गई। लेकिन जिस अनुपात में तमिलनाडु का कर्ज बढ़ रहा है, उस अनुपात में उसकी आमदनी नहीं बढ़ रही। ऐसे में जोसेफ विजय के लिए अपने चुनावी वादों को पूरा करना एक बहुत मुश्किल काम होने वाला है। अब एक और खबर आपको वहां से बता देते हैं। जोसेफ विजय को समर्थन देने के मुद्दे पर AIADMK यानी जयललिता की पार्टी अब 2 गुटों में बंट गई है। पूर्व मंत्री SP वेलुमणि के नेतृत्व वाले गुट ने जोसेफ विजय को समर्थन देने की घोषणा कर दी है और AIADMK के पास इस समय कुल 47 विधायक हैं। वेलुमणि वाले गुट का दावा है कि उसके पास 30 विधायक हैं। दूसरा गुट है पार्टी के महासचिव EK पलानीस्वामी के साथ। वो जोसेफ विजय को समर्थन नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है और 234 सदस्यों वाली इस विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायक चाहिए और जोसेफ विजय के पास 119 विधायकों का समर्थन अभी है, यानी बहुमत से एक ज्यादा। ये ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पर है। तो तमिलनाडु में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। अगर आप तमिलनाडु को देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्मी कहानी तमिलनाडु की राजनीति में चल रही है। और जब जोसेफ विजय एक फिल्म स्टार के तौर पर बड़ी बड़ी फिल्मों में काम करते थे, रोल्स करते थे, गरीबों के मसीहा बनते थे, एक दिन में चुटकी बजाते ही गरीबों की सारी समस्याओं को सुलझा दिया करते थे। फिल्मों में अक्सर ये दिखाया जाता है कि हीरो मुख्यमंत्री बन जाता है, हीरो किसी बहुत बड़े पद पर आ जाता है और फिर हीरो जो होता है वो सब कुछ ठीक कर देता है। अब उनके असली जीवन में वो एक फिल्म स्टार से मुख्यमंत्री बन गए हैं। अब ये देखना है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद आगे की जो स्क्रिप्ट है वो फिल्मी स्टाइल में चलेगी या फिर उन्हें हकीकत में कुछ और ही कहानी नजर आएगी। अब आपको ये बताएंगे कि भारत के बॉर्डर स्टेट्स में एक राष्ट्रवादी और निर्णायक सरकार का होना क्यों जरूरी है। 57 वर्ष के हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और वो लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बने हैं। असम में लगातार दूसरी बार शपथ लेने वाले वो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके साथ 4 और विधायकों ने शपथ ली है, जिसमें 2 बीजेपी के हैं और 2 उनके सहयोगी दलों से हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सहित बहुत सारे कैबिनेट मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। इस बार असम विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 126 में से 82 सीटें जीती और एनडीए गठबंधन ने 102 सीटें जीती। इसका मतलब है कि असम के लोगों ने एनडीए के गठबंधन को 2/3 से भी ज्यादा बहुमत दिया है और इस 2/3 बहुमत का कुछ मतलब है। पहले आप ये देखिए, फिर बताते हैं क्या मतलब है। শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে ৰামেশ্বৰ তেলী ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে মই শ্ৰী অতুল বৰাই ঈশ্বৰৰ শপত লওঁ যে শ্ৰীমতী অজন্তা নেওগ ঈশ্বৰৰ নামত শপত লওঁ যে खबर यह नहीं है कि हिमंता बिस्वा शर्मा एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं।
खबर यह है कि असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से राष्ट्रीय सुरक्षा को, आपकी और हमारी सुरक्षा को, आपके परिवार की सुरक्षा को बहुत बड़ा फायदा हुआ है। हो सकता है आप असम में ना रहते हो सकता है आप पश्चिम बंगाल में ना रहते हो, लेकिन भारत में तो रहते हैं। और किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में अगर आप रहते हैं तो आपकी सुरक्षा पर इसका सीधा असर पड़ता है, क्योंकि अब पूरा भारत पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने अपनी पहली ही कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया कि अगले 45 दिनों में भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर 600 एकड़ जमीन बीएसएफ को दे दी जाएगी और यहां पर फेंसिंग की जाएगी, जो बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी की सरकार से 7 बार इस जमीन की मांग की और कहा कि इस जमीन पर हमें फेंसिंग करनी है, क्योंकि यहां से घुसपैठ होती है, बीएसएफ को इस जमीन की जरूरत है और आप घुसपैठ को रोकने के लिए यह जमीन बीएसएफ को दे दीजिए। लेकिन ममता बनर्जी ने यह जमीन बीएसएफ को नहीं दी। वो जानती थी कि यहां पर फेंसिंग हो जाएगी और वो शायद ये नहीं चाहती थी, क्योंकि वो घुसपैठ को रोकना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि इसी घुसपैठ पर उनकी राजनीति टिकी हुई थी। वो तुष्टीकरण की राजनीति करती थी। उनका जो चुनावी मॉडल था वो इस घुसपैठ पर आधारित था। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4100 किलोमीटर लंबी सीमा है और ये किसी भी देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है। इसमें आधे से ज्यादा बॉर्डर पश्चिम बंगाल में है और इसकी लंबाई है 2200 किलोमीटर, जो अकेले पश्चिम बंगाल में ही है ये सीमा। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के इस 2200 किलोमीटर के बॉर्डर में लगभग 570 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग नहीं है और इसी वजह से बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में बहुत आसानी से घुसपैठ हो रही थी। सोचिए कितना बड़ा इलाका, 569 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां पर कोई फेंसिंग है ही नहीं। पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव में घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि इन राज्यों में घुसपैठ की वजह से ही यहां की जनसंख्या में बदलाव आ रहा था और भारत की सुरक्षा खतरे में थी। वर्ष 2016 में तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने तब कहा था कि भारत में लगभग 2 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। 2 करोड़, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। न जाने अभी कितने ऐसे होंगे जिनके बारे में सरकार को भी पता नहीं होगा। लेकिन अब असम और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने से घुसपैठ के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आज ये समझना जरूरी है कि भारत की सीमाएं सिर्फ नक्शे पर खींची गई रेखाएं नहीं हैं, बल्कि ये देश की सुरक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे बच्चों के भविष्य की पहली दीवार है। जब किसी देश में घुसपैठिए आते हैं तो वो सिर्फ सुरक्षा को चुनौती नहीं देते, बल्कि पूरी की पूरी आबादी को बदल देते हैं। ये घुसपैठिए वहाँ के संसाधनों पर कब्जा करते हैं, वहाँ की बिजली, पानी, सड़क, सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते हैं। इससे उस देश के असली नागरिकों को रोजगार नहीं मिलता। उनके लिए बिजली, पानी की कमी होती है, सड़क, मेट्रो, रेलवे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर दबाव बढ़ता है और इसीलिए हमारा मानना है कि बॉर्डर स्टेट पर एक राष्ट्रवादी सरकार का होना जरूरी है, जिससे घुसपैठ पर पाबंदी लगाई जा सके। और सबसे बड़ी बात, यही घुसपैठिए बाद में हमारे देश में सरकारों को भी चुनने लगते हैं। यही घुसपैठिए तय करने लगते हैं कि किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनेगी। विदेश मंत्रालय ने भी आज कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने के लिए अब बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत चल रही है। अब आप भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के कुछ आंकड़े देखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी जो है वो लगभग 15,000 किलोमीटर लंबी है। भारत की सीमाएं 7 देशों से लगती हैं, जिनमें बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान है। बांग्लादेश के साथ हमारी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, जो 4000 किलोमीटर से ज्यादा है। जबकि अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा सबसे छोटी है, सिर्फ 106 किलोमीटर की। भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए हैं। दक्षिण और मध्य भारत को छोड़कर पूर्व, पश्चिम और उत्तर भारत, लगभग हर दिशा में भारत की सीमा दूसरे देशों से लगती है। अब देखिए कि बॉर्डर राज्यों में किस किस पार्टी की सरकारें हैं। इस समय बॉर्डर वाले 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से 14 में एनडीए या बीजेपी की सरकार है। और यही बात आज मैं आपके सामने कह रहा हूं कि खास तौर पर वो राज्य जहां पर हमारे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हैं, सीमाएं हैं, वहां पर एक निर्णायक सरकार का होना बहुत आवश्यक है।
हमारे देश में अक्सर वोट बैंक की राजनीति के लिए कुछ पार्टियां घुसपैठ को होने देती हैं, उस पर सख्ती नहीं करती, उसे बढ़ावा देती हैं, क्योंकि उन्हें नए वोटर्स इनमें दिखाई देते हैं। आमतौर पर घुसपैठ के मुद्दे पर ज्यादातर पार्टियां चुप रहती हैं या घुसपैठियों का बचाव करती रहती हैं। इसे धर्मनिरपेक्षता के साथ भी जोड़ा जाता है, मानव अधिकारों के साथ भी जोड़ा जाता है। लेकिन बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी पार्टियां जो हैं वो घुसपैठ को बर्दाश्त नहीं करती। ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की विचारधारा का मूल सिद्धांत होता है राष्ट्र सर्वोपरि। बीजेपी ने हमेशा राष्ट्रवाद और सीमा सुरक्षा की बात की है। एनआरसी, सीएए, बॉर्डर पर फेंसिंग, राष्ट्रीय सुरक्षा पर आक्रामक रुख, ये बीजेपी की उस पहचान को दिखाता है जिसमें घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस की नीति है। और याद रखिए, घुसपैठ सिर्फ एक समस्या नहीं है, बल्कि आपके अधिकारों पर सीधा हमला है। जैसे आप अपने घर में किसी अनजान व्यक्ति को घुसने नहीं देते, वैसे ही दूसरे देश का कोई नागरिक भारत में कैसे घुसपैठ कर सकता है। आपने अपने घर में जो दरवाजा लगाया है, जो गेट लगाया है, इसीलिए तो लगाया है कि कहीं कोई बाहर का आदमी आपके घर में बिना पूछे ना आ जाए। आप अपने घर में जो डोर बेल लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? कि अगर कोई आया तो वो सबसे पहले दरवाजे पर घंटी बजाएगा। आप दरवाजा खोलेंगे और फिर आप ये तय करेंगे कि उसे अंदर बुलाना है या नहीं बुलाना है। देश के साथ भी यही होता है और यही होना चाहिए। हर देश यही करता है, अभी तक भारत को छोड़कर। इसलिए जब भी आप चुनाव में किसी पार्टी को वोट देते हैं तो ये जरूर देखिए कि घुसपैठ और सीमा सुरक्षा और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर उस पार्टी की सोच क्या है, उस नेता की सोच क्या है। और जैसे ही देखिए बदलाव आता है तो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भ्रष्ट मंत्रियों के बुरे दिन कैसे शुरू हो गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार के एक पूर्व मंत्री सुजीत बोस को नगर पालिका भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। अदालत ने उन्हें 10 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। ईडी ने कोर्ट में बताया है कि सुजीत बोस ने दक्षिण दमदम नगर पालिका में अयोग्य उम्मीदवारों को नौकरियां दी और 150 लोगों को नौकरी सिर्फ सिफारिश के आधार पर दे दी गई। ये सरकारी नौकरियों की बात हो रही है। इनमें से लगभग 40 नामों की सिफारिश खुद सुजीत बोस ने की थी। भर्ती परीक्षा में जिन्हें 0 नंबर मिले थे उन्हें पक्की नौकरियां मिल गई। ओएमआर शीट में बड़े पैमाने पर हेरफेर करके ऐसा किया गया। ओएमआर शीट प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आती है, जिसमें उम्मीदवार को प्रश्नों के उत्तर पेन या पेंसिल से गोल घेरे में भरकर देना होता है। वो होती है ओएमआर शीट। ईडी के अनुसार अयान सिल नाम के एक आरोपी की कंपनी को ओएमआर शीट तैयार करने का काम मिला था। सुजीत बोस के कहने पर ही इस ओएमआर शीट में हेरफेर कर दी गई, हेराफेरी की गई। आरोप है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी ही नहीं, ड्राइवर, सफाई कर्मचारी और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्तियों में भी घोटाला हुआ। ईडी के अनुसार पूछताछ के दौरान सुजीत बोस 8 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन का हिसाब नहीं दे पाए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप देख लीजिए, टीएमसी के समय में जब उनकी सरकार थी तो सरकारी नौकरियां कैसे लगती थी। अब आपको टीएमसी के एक नेता का आलीशान तहखाना दिखाते हैं। यह हावड़ा में टीएमसी के नेता शमीम अहमद का घर है, जो पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा का एक आरोपी है। शमीम अहमद वैसे तो टीएमसी में कोई बहुत बड़ा नेता नहीं है, एक छोटे स्तर का ही नेता है, लेकिन उसके घर का यह तहखाना बहुत ही आलीशान है। इसमें कई अंडरग्राउंड कमरे हैं, महंगा फर्नीचर मिला, सोने से जड़ा एक बिस्तर मिला और कई बेशकीमती और ब्रांडेड आइटम्स भी इस तहखाने में मिले हैं। और यहाँ पर सीसीटीवी लगा हुआ था। बाहर से पता ही नहीं चलता कि इस घर के बेसमेंट में कोई ऐसा गुप्त ठिकाना बना हुआ है। पुलिस को हावड़ा के चौड़ा बस्ती इलाके में भड़की हिंसा के मामले में शमीम अहमद की तलाश थी और तभी इसी बारे में पुलिस शमीम अहमद के घर छापा मारने के लिए पहुंची और तब इस आलीशान तहखाने के बारे में पुलिस को पता चला। इस तहखाने में क्या होता होगा ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे। अब आपको भविष्य में आने वाली चुनौती के लिए हम तैयार करते हैं, क्योंकि कई दिन से हमारी कोशिश है कि आगे भविष्य में अगर आपको कोई बड़ा झटका लगता है तो उस समय आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, आपको उसके लिए तैयार रहना चाहिए। और ये एक ऐसा तूफान है जो भारत की तरफ बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों को अगले 1 साल तक सोना न खरीदने की सलाह दी है। बहुत सारे लोगों को ये सलाह अच्छी लगी होगी, कुछ लोगों को नहीं अच्छी लगी होगी,
लेकिन आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि इस सलाह के पीछे की असली वजह क्या है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता हैं वो आपको तमाम तरह की जानकारियां देंगे, तमाम तरह के आरोप आपके दिमाग में भरेंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन पहले समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा क्यों कहा, और अगर आप सोना नहीं खरीदते अगले 1 साल तक तो आप अपने देश का कितना फ़ायदा करेंगे। हमारा देश सोना खरीदने पर बहुत ज़्यादा डॉलर खर्च करता है। पिछले 12 में से 11 क्वार्टर्स यानी तिमाहियों में अगर भारत ने विदेशों से सोना ना खरीदा होता तो हमारे देश को आज जरा भी वित्तीय घाटा ना होता। वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही में भारत का वित्तीय घाटा लगभग 1,17,000 करोड़ रुपए था, जबकि इसी दौरान भारत ने 1,80,000 करोड़ रुपए का सोना इंपोर्ट किया। अगर हमने ये सोना इंपोर्ट ना किया होता तो लगभग 63,000 करोड़ रुपए का सरप्लस यानी फायदा हमारी इकोनॉमी को होता, और यही पैटर्न लगभग 3 वर्षों में दिखा है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपने अगले 1 साल तक भारत ने सोना खरीदना बंद कर दिया और हमने कोई सोना नहीं खरीदा तो सिर्फ उतने से ही हमारा जो वित्तीय घाटा है वो समाप्त हो जाएगा, भारत सरप्लस में चला जाएगा। हमारी इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। अब आप देखिए कि वर्ष 2013 से लेकर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार कैसे लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि इस पर भी आपको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे और कहेंगे कि देखिए हमारा विदेशी मुद्रा भंडार तो ठीक नहीं है। अब आंकड़े देखिए, पिछले 13 वर्षों में हमारा विदेशी मुद्रा भंडार दुगने से ज्यादा हो चुका है। वर्ष 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 295 बिलियन डॉलर्स का था। आज के हिसाब से यह हुआ लगभग 28 लाख करोड़ रुपए। वर्ष 2026 में यानी आज हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है लगभग 703 बिलियन डॉलर्स यानी लगभग 66.8 लाख करोड़ रुपए आज के हिसाब से। तो ये ग्राफ आपको ये दिखाएगा आपकी जो स्क्रीन पर है कि कैसे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे हम अंग्रेजी में फॉरेक्स रिजर्व कहते हैं, वो 2013 से धीरे धीरे लगातार ऊपर बढ़ता चला गया। सिर्फ एक ही समय ऐसा था जब इसमें कमी आई है, जब आप बीच में इसमें एक डिप देख रहे हैं, और ये आई थी कोरोना की वजह से, कोरोना काल के दौरान। अब देखिए तेल संकट की वजह से पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों का कच्चे तेल का स्टॉक खत्म हो रहा है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां दुनिया को चेतावनी दे रही है। सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी तेल कंपनी अरामको ने यह चेतावनी दी है कि हॉर्मुज का रास्ता बंद होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल का भंडार तेजी से कम हो रहा है, और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है जो है क्रिटिकली लो लेवल। ये कंपनी कहती है कि अब पूरी दुनिया में तेल क्रिटिकली लो लेवल तक पहुंच गया है। इसका मतलब है कि तेल कंपनियों के पास अब तेल का स्टॉक खत्म होने लगा है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में से एक है, और इसी कंपनी के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार भी हैं। लेकिन ये कंपनी अब ये कह रही है कि दुनिया में अब तेल की कमी होने ही वाली है। दुनिया की बड़ी बड़ी तेल कंपनियों के पास भी अब बेचने के लिए तेल लगातार कम होता जा रहा है। आज मेरा आपसे सवाल ये है, जब प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हैं कि अपने तेल की खपत को कम कीजिए, तो इसमें बुरा क्या है? जब दुनिया के बड़े बड़े देश आपके पास आके ये कह देंगे, तेल बेचने वाले देश, कि हमारे पास तेल बेचने के लिए बचा नहीं, जब दुनिया के बड़े बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ये कह देंगे कि तेल बेचने वाली हमारी जो फैसिलिटीज थी, हमारी फैक्ट्रियां थी, उन्हें बॉम्ब से उड़ा दिया गया है, उनकी मरम्मत करने में हमें कई साल लग जाएंगे, हमारी तेल प्रोडक्शन की जो क्षमता है वो पहले से घटकर बहुत कम रह गई है। दुनिया की बड़ी बड़ी तेल बनाने वाली, बेचने वाली कंपनियां जिस दिन हाथ खड़े कर देंगी और कहेंगी कि हमारे पास तेल बचा ही नहीं, कितना भी पैसा दे दीजिए तेल नहीं है, उस दिन आप क्या करेंगे? क्या आप अपने घर में राजनीति करेंगे? विपक्ष के नेता तो असल में यही चाहते हैं कि वो दिन जल्दी से जल्दी आ जाए, और इस सब के लिए भी वो मोदी सरकार को दोषी ठहरा दें। विपक्ष के नेता तो मन ही मन ये सोच रहे होंगे कि काश ऐसा दिन जल्दी से जल्दी आए ताकि हम इस पर राजनीति करें, हम सड़कों पर उतर आए और हम इसके लिए भी मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब दुनिया में तेल बचेगा ही नहीं तो आपको कहां से मिलेगा? ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट है, लेकिन इस युद्ध को शुरू करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल यानी 13 मई को चीन जाने वाले हैं, और वहां वो 15 मई तक रहेंगे। इस दौरान शी जिनपिंग से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप हॉर्मुज का रास्ता खुलवाना जरूर चाहेंगे, मदद लेना चाहेंगे चीन की, और इसके बदले में शी जिनपिंग भी अमेरिका से
कुछ जरूर लेना चाहेंगे। तो बड़ी बात आज सोचने की है कि ये दुनिया के दो सबसे बड़े नेता जब मिलेंगे और खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप चलकर चीन जा रहे हैं शी जिनपिंग से मिलने के लिए, तो जाहिर है वो ईरान युद्ध पर कुछ मदद मांगेंगे और शी जिनपिंग ये सोचेंगे कि मैं ये मदद क्यों करूं। अगर वो मदद करते हैं तो इसके बदले में वो जरूर डोनाल्ड ट्रंप से कुछ डिस्काउंट चाहेंगे। दोनों राष्ट्रपतियों की मुलाकात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से बहुत बड़ी खबर है और इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़े देखिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी और चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था 3076 लाख करोड़ रुपए की है, चीन की अर्थव्यवस्था 1980 लाख करोड़ रुपए की है। पूरी दुनिया में दो देशों के बीच सबसे ज्यादा व्यापार अमेरिका और चीन के बीच होता है। दोनों के बीच हर साल लगभग 63 लाख करोड़ रुपए का व्यापार होता है। अमेरिका चीन से हर साल 44 लाख करोड़ रुपए का सामान और सर्विसेज खरीदता है, जबकि अमेरिका चीन को सिर्फ 19 लाख करोड़ रुपए का सामान और सर्विसेज बेचता है। यानी अमेरिका ज्यादा खरीदता है, चीन कम खरीदता है। चीन के साथ व्यापार में अमेरिका को हर साल 25 लाख करोड़ रुपए का घाटा होता है। 2017 के बाद पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। 9 वर्षों में किसी अमेरिकी राष्ट्रपति की यह पहली चीन यात्रा होगी। दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप की यह पहली चीन यात्रा है। अब आप यह देखिए कि दोनों देशों के बीच किन बड़े मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पहला, रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई। चीन में दुनिया के लगभग 80% रेयर अर्थ मिनरल्स का उत्पादन है। रेयर अर्थ मिनरल्स का इस्तेमाल सेमीकंडक्टर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मिसाइल्स और दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजीज में किया जाता है। जब भी अमेरिका और चीन के बीच विवाद बढ़ता है तो चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई कम कर देता है या फिर रोक देता है। अमेरिका ये चाहेगा कि चीन लगातार उसे रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई करता रहे। दूसरा, सेमीकंडक्टर चिप्स की सप्लाई। सेमीकंडक्टर चिप्स आज की दुनिया का डिजिटल ऑयल है। इनका इस्तेमाल एआई, सुपर कंप्यूटर्स, डिफेंस, स्मार्टफोन्स और सैटेलाइट्स में होता है। अमेरिका नहीं चाहता कि चीन को सबसे एडवांस्ड चिप्स मिले, इसलिए अमेरिका ने दुनिया की सबसे बड़ी चिप कंपनी एनवीडिया के एडवांस्ड चिप्स की चीन को सप्लाई पर कई शर्तें लगा दी हैं। तीसरा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोलने और ईरान युद्ध को रोकने को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हो सकती है। अगर हॉर्मूज लंबे समय तक बंद रहता है तो दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और एनर्जी का संकट पैदा हो जाएगा। ईरान और चीन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। ईरान चीन की बात मानता है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप शी जिनपिंग से ईरान युद्ध रोकने और हॉर्मूज को खोलने के लिए कह सकते हैं। वो कह सकते हैं कि चीन ईरान से बात करे। चौथा, अगर ट्रंप चीन से ईरान और व्यापार के मुद्दे पर सहयोग चाहते हैं तो शी जिनपिंग की सबसे बड़ी मांग क्या हो सकती है? वो भी तो कुछ बदले में चाहेंगे। हो सकता है कि शी जिनपिंग कहें कि अमेरिका ताइवान से हट जाए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान खुद को एक अलग लोकतांत्रिक देश के रूप में देखता है। अमेरिका वर्षों से ताइवान को सैन्य और तकनीकी समर्थन देता रहा है और चीन और अमेरिका के बीच इसे लेकर बहुत बड़ा तनाव है। चीन अमेरिका पर इस बात का दबाव बना सकता है कि अमेरिका ताइवान को हथियार देना बंद करे और ताइवान को समर्थन देना बंद कर दे। अगला पॉइंट, चीन और अमेरिका के व्यापार में अमेरिका को काफी नुकसान होता है। अमेरिका इस घाटे को कम करना चाहता है, वहीं चीन चाहता है कि अमेरिकी बाजारों में उसकी सामानों को नई एंट्री मिले। अभी चीन यह भी चाहेगा कि अमेरिका के बाजार में मेड इन चाइना गाड़ियों को एंट्री मिलनी चाहिए, जबकि अभी तक अमेरिका के बाजारों में चीन की कारों का जो एंट्री है वो बंद है। चीन की गाड़ियां अमेरिका में नहीं बिक सकती, लेकिन चीन ये जरूर चाहेगा कि किसी भी रूप में ये बाजार उनकी गाड़ियों के लिए खुलना चाहिए। अमेरिका इससे पहले ये शर्त लगाने के बारे में सोचता रहा है कि वो चीन की गाड़ियों के लिए बाजार खोलेगा, लेकिन इस शर्त पर कि चीन की ये कंपनियां अमेरिका में ही इन गाड़ियों का उत्पादन करेंगी, अमेरिका में ही इन गाड़ियों का प्रोडक्शन करेगी। ट्रंप और शी जिनपिंग की यह मुलाकात दुनिया के दो बड़े नेताओं की मुलाकात ही नहीं है। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अगर इस बैठक में दोनों देशों के बीच कोई डील नहीं होती तो अमेरिका और चीन के व्यापारिक रिश्ते और खराब हो सकते हैं और दुनिया में एक आर्थिक मंदी भी आ सकती है। लेकिन अगर कोई समझौता हो गया तो ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी और ये भी हो सकता है कि चीन अमेरिका को यह आश्वासन दे दे कि वो ईरान से बात करेगा और ईरान को एक समझौते के लिए समझाने की कोशिश
करेगा। इसलिए ये बैठक है कल। इस बैठक पर पूरी दुनिया की नज़र रहेगी और आज ही हमने आपको इस बैठक के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया है, एक एक्सपर्ट की तरह। और कल जब ये बैठक समाप्त हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा विश्लेषण आप हमारे साथ देख सकते हैं। आप कोविड के समय को लगता है अब तक भूल चुके होंगे, जब कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था। अब उसी तरह एक और वायरस का डर पूरी दुनिया में फैल रहा है और उस नए वायरस का नाम है हंता वायरस। ये वायरस अर्जेंटीना से स्पेन पहुंचे एक क्रूज शिप पर फैला है। इस शिप को स्पेन में खाली करा लिया गया है। आप तस्वीरों में जो देख रहे हैं ये उसी समय की तस्वीरें हैं जब इस शिप से यात्रियों को उतारा जा रहा था। इस शिप का नाम है MV होंडियस और इस क्रूज से 23 देशों के 125 लोगों को बाहर निकाला गया है। इस पूरे ऑपरेशन में 2 दिन लगे। इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हर यात्री की मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, टेस्टिंग की गई और उनके पूरे दस्तावेजों की जांच की गई। शिप से लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में सुरक्षा किट पहनाकर छोटी नावों से किनारे पर लाया गया ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे, क्योंकि इसी शिप पर इस वायरस का संक्रमण फैल गया था। शिप से निकलकर इन सभी लोगों को विमानों के जरिए इनके अपने अपने देश भेज दिया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सभी लोगों को 42 दिन के क्वारंटीन में रखने के लिए कहा है, यानी आइसोलेशन में इन्हें 42 दिन तक रखा जाएगा, जैसे कोविड के ज़माने में रखा जाता था। इन 125 लोगों में 28 लोग नेदरलैंड्स के हैं, जिन्हें 2 फ्लाइट्स में बैठाकर उनके देश पहुंचाया गया। इसमें अमेरिका के 18 और फिलीपींस के 17 लोग थे और उन सभी को उनके देश भेजा गया है। इस क्रूज पर 2 लोग भारत के भी थे, हालांकि वो संक्रमित नहीं पाए गए हैं, लेकिन उन्हें भी नेदरलैंड्स में मेडिकल निगरानी में इस समय रखा गया है। WHO के मुताबिक अब तक हंता वायरस के कुल 11 केसेस मिले हैं। इनमें से 9 लोगों के हंता वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है और इस वायरस से अब तक कुल 3 लोगों की मौत हुई है। WHO ने फिलहाल किसी महामारी की संभावना से इनकार किया है। WHO पहले ही ये कह चुका है कि हंता वायरस कोविड-19 की तुलना में कम फैलने वाली बीमारी है। आम लोगों के लिए खतरा कम इसमें माना जा रहा है, क्योंकि हंता वायरस सीधे इंसानों के बीच नहीं फैलती। ये चूहों से इंसानों में फैलने वाला एक वायरस है। ये इंसान से इंसान के बीच में नहीं फैलता, चूहों से इंसान के बीच में फैलता है। ये छींक या खांसी के कारण भी नहीं फैलता और ना ही वायरस से संक्रमित सामान को छूने से ये फैलता है। ये वायरस हवा में लंबे समय तक नहीं टिकता और ना ही दूर तक फैलता है। लेकिन इस वायरस के लिए ना तो कोई वैक्सीन अभी बनी है और ना ही इसके लिए डॉक्टर्स के पास कोई विशेष इलाज है। वैसे तो घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधान रहने में कोई बुराई भी नहीं है। आप याद कीजिए, जब कोविड-19 आया था, कोरोना वायरस आया था, वो भी ऐसे ही शुरुआत में कुछ लोगों से बाकी दुनिया में फैला था। पहले एक शहर में फैला, उस एक शहर से लोग अलग अलग देशों में गए, फिर उन अलग अलग देशों में फैला और धीरे धीरे एक दिन पूरी दुनिया में फैल गया था। हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप पैनिक करिए, आप घबरा जाइए, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे हैं कि सावधान ज़रूर रहिए, क्योंकि कोरोना वायरस ने हमें ये सिखाया है। और अब आखिर में आपको डिकोड के आज के व्यूज़ दिखा देते हैं। डिकोड के इस समय जो व्यूज़ हैं वो हैं 3.5 मिलियन। ये नंबर कॉट यानी क्रोम OTT की लाइव ट्रैकिंग के ज़रिए आप तक पहुंच रहा है और ये आपको सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर डिकोड के रियल टाइम व्यूज़ को दिखाता है। और इस समय जो आप देख रहे हैं टोटल डिजिटल लाइव व्यूज़ ये हैं हमारे 3.5 मिलियन। हिंदी में ये हुए 35 लाख। तो 35 लाख लोगों ने, या आप कह लीजिए कि आज के इस शो को 35 लाख व्यूज़ मिले हैं, जो कि ये दिखाता है कि भारत के लोग हमें कितना प्यार करते हैं और हमारे ऊपर कितना विश्वास करते हैं। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हमारी 2 जिंदगियां होती हैं, एक वो जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी वो जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। नमस्कार।